ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने मुस्कान और मोहित की कहानी साझा की। सीएम ने लिखा, कल मैं अपने आवास पर था कि बिटिया मुस्कान अपने भाई मोहित के साथ मिलने आई। उसने बताया कि मैं और भैया आंखों की जेनेटिक बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से जूझ रहे हैं। उसके भैया का सिलेक्शन आईआईएम अहमदाबाद में हुआ है, लेकिन सामान्य परिवार से होने के कारण अधिक फीस जानकर उन्होंने पढ़ाई की उम्मीद छोड़ दी है। भारत के शीर्ष संस्थान आईआईएम अहमदाबाद में मोहित का सिलेक्शन एमबीए के लिए हुआ है। मैंने मुस्कान बिटिया से कहा है कि आपके सब सपने पूरे होंगे, फीस की चिंता नहीं करनी है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है। मोहित की फीस के लिए 25 लाख रुपए का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुस्कान भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई कर रही है। साथ ही साथ वे और मोहित रे ऑफ होप नाम से प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, जिसके तहत वे देश और विदेश के विजन की समस्या से जूझ रहे लगभग 200 लोगों को मेंटल मैथ्स और इंग्लिश ऑनलाइन पढ़ाते हैं। लोगों की मदद करने का बच्चों का ये जज्बा सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट से 58% आरक्षण बहाल होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नई भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। शिक्षा विभाग में 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने नई भर्तियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 5 महीने का वक्त बचा है। चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में भर्ती के नाम पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सरकार 1-2 महीने में रिजल्ट निकाल दे तो बेरोजगार नौजवानों का भला होगा। मैं भी स्वागत करने में पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा नहीं हुआ तो ये महज चुनावी झुंझुना साबित होगा। जाकर के पद निकाल रहे हैं। अब उसकी ऑनलाइन परीक्षा, उसके बाद में उसके अंदर चिन्हित करेंगे, उसका इंटरव्यू, उसके बाद में लिखित परीक्षा। यह सब चीज होने में कितना समय लगेगा? कुल चुनाव के 5 महीने बाकी हैं। ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने तक का काम है। इसका रिजल्ट है, उम्मीद करूंगा कि 1-2 महीने में अगर रिजल्ट निकाल दे तो बेरोजगार नौजवानों को भला होगा, तो स्वागत भी करने में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन 1-2 महीने में हो जाए तो ठीक, और नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी चुनाव का झुंझुना जनता को टिका रही है। दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने गुरुवार को नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा है। पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि प्रियदर्शनी परिसर में कोई नशीली दवाओं को बेचने आने वाला है, जिसके बाद आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस बल तैनात कर नजर रखी जा रही थी। इस बीच मुखबिर के बताए गए हुलिये के आधार पर संदेही को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 9,024 नग कैप्सूल और एक स्कूटी को जब्त किया गया है। मेरा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक स्कूटी में प्रियदर्शनी परिसर के आसपास में अपने पास में एक कार्टून रखा हुआ है जिसमें नशे की दवाइयाँ कुछ रखा हुआ है की सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद पे मौके पर घेराबंदी करने के बाद पे बताए गए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पे उसके पास एक बड़ा कार्टून मिला, जिस कार्टून पे जब विधि संगत कार्रवाई करते हुए चेक किया गया तो उसमें नशे की दवाइयाँ कुल 9,024 नग गोलियां पाई, जिसे एनडीपीएस की धारा 8 और 21 की में कार्रवाई करते हुए विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई किया गया है। आरोपी जो है अब्दुल अलीम, ये हुड़को का रहने वाला है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 सत्र न्यायाधीशों समेत 28 न्यायिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में रायपुर जिला के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री को बेमेतरा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय नेमोनकर को रामानुजगंज भेजा गया है। वहीं 26 सिविल जज वर्ग 2 का भी स्थानांतरण किया गया है। नारायणपुर बस्तर की समाजसेवी हरेराम मिश्रा ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव सिंघल के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में जायसवाल निको माइनिंग इंडस्ट्रीज के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। बता दें कि सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गौरव सिंघल ने न्यायालय को अवगत कराया कि जायसवाल निको माइनिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में आयरन का उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में शासन और इंडस्ट्रीज के बीच एक लीज एग्रीमेंट भी हुआ है। लीज एग्रीमेंट में जो नियम एवं शर्तें उल्लेखित हैं, उसका निको इंडस्ट्रीज लगातार उल्लंघन कर रही है, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। साथ ही रहवासी को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं कोर्ट ने जायसवाल निको माइनिंग इंडस्ट्रीज को लीज एग्रीमेंट के नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 जून को होगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने साइंस कॉलेज में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति लागू करने पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। साथ ही छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से संबद्ध शासकीय नागार्जुन साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज में परीक्षा परिणाम जारी करने से ठीक पहले नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई और इस वजह से कई छात्र फेल हो गए। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन समेत अन्य जिम्मेदारों के पास आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिले में रेत के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। बीते सप्ताह तक जो रेत आसानी से 8,000 रुपए प्रति हाईवा में उपभोक्ताओं को मिल रहा था, अब उसके दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। इसके पीछे मुख्य वजह हाईवा के वाहन चालकों द्वारा की जा रही हड़ताल बताई जा रही है। वाहन चालक अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सब ड्राइवर लोग हड़ताल मत किए हुए हैं। पिछले हफ्ते तक रेती जो 11-12 रुपया फीट थी, अभी 20 रुपया फीट भी खोजने से नहीं मिल रही है। टोटल ड्राइवर स्ट्राइक में हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। अब वो मांगे पूरी होगी तब फिर गाड़ियाँ चालू होंगी। इसके साथ गिट्टी वाले भी इसके पहले से ही हड़ताल पे हैं, तो वो लोग भी रेट वोट बढ़ाने के चक्कर में ही हड़ताल किए हैं। तो रेत गिट्टी नहीं मिलने के कारण पूरे कंस्ट्रक्शन काम टोटल बंद हो गए हैं। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अपनी टीम के साथ गुरुवार को कोटा की सड़कों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। कोटा में रेलवे स्टेशन चौक, बस स्टैंड चौक, नाका चौक, थाना रतनपुर में महामाया चौक, बस स्टैंड भीम चौक आदि चौराहों में फ्लैग मार्च किया गया। इस तरह पुलिस ने अपनी सशक्त मौजूदगी का संदेश दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। आज फूड पेट्रोलिंग जो है हम लोगों ने यहाँ इस नगर क्षेत्र में किया है। उद्देश्य ये रहता है कि पुलिस का एक विजिबिलिटी लोगों को दिखाई दे। साथ ही साथ जो बदमाश लोग हैं उनके लिए भी एक मैसेज रहता है कि पुलिस अलर्ट है और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाने का एक माध्यम रहता है। और ऐसे पेट्रोलिंग हम लोग जिले में अलग अलग सभी जगहों पे कर रहे हैं। विशेषकर शाम के पेट्रोलिंग बढ़ाने का प्रयास है ताकि जो घटनाएं हैं उसमें कमी लाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से दोनों कीमती धातुओं में जबरदस्त तेजी जारी है। बुधवार को 62,000 का आंकड़ा पार करने के बाद गुरुवार शाम रायपुर सराफा बाजार में सोना 62,000
500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 74,000 रुपए प्रति किलो हो गई। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों कीमती धातुओं में आने वाले दिनों में और तेजी के संकेत बने हैं। जून तक सोना 64 से 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है, तो वहीं बुधवार की अपेक्षा सोना 400 रुपए महंगा हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 700 रुपए का उछाल आया है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी है। चांदी एक बार फिर से अपने 11 वर्ष पूर्व के रिकॉर्ड पर पहुंचने की ओर अग्रसर है। बता दें कि वर्ष 2012 में चांदी 76,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि उसके बाद इसकी कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई थी और चांदी के निवेशकों को तगड़ा झटका भी लगा था। तो सोने चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आने वाले दिनों में और भी तेजी के संकेत बताए जा रहे हैं। रायपुर में सोना 400 रुपए महंगा हो गया है। सोना 62,500 रुपए प्रति किलो 10 ग्राम का बताया जा रहा है। 74,000 रुपए प्रति किलो चांदी पहुंच गई है। तीरंदाजी सीखने के इच्छुक बच्चों को प्रशिक्षण व जरूरी संसाधन मुहैया कराने के लिए स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरि वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में अगले 1 महीने तक बच्चों को मुफ्त में तीरंदाजी के गुर सिखाए जाएंगे। शिविर का मंगलवार को एएसपी लखन पटले की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। वहीं सीएसपी अमित पटेल, आरआई भूपेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र मिश्रा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि उपस्थित रहे। बता दें कि तीरंदाजी को बढ़ावा देने और इससे जुड़े खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए बीते 3 साल से अभिलेख वेलफेयर फाउंडेशन कार्यरत है। 2 मई से शुरू हुए समर कैंप में 80 बच्चों ने भाग लिया है। अभी रिसेंट मैंने 6 नेशनल खेल चुका हूँ मैं, लेकिन अभी जब फरवरी में हुए प्रतियोगिता में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में भाग लिया था और उसके पहले ईस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ था कोलकाता में, तो उसमें भी मैंने भाग लिया है। यहाँ पर 1 महीना का कैंप लगा है जिसमें मीडिया अग्रहरि वेलफेयर फाउंडेशन और पुलिस विभाग द्वारा कराया जाता है। इससे हमारे बच्चों को 1 महीना पूरा समय मिलता है और 1 महीने में अपना पूरा समय देके जो पढ़ाई के बाद होता है, तो वैसे तो बाकी टाइम पढ़ाई की वजह से नहीं कर पाते बच्चे, इसमें समर कैंप में पूरा टाइम अपना प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद हमारा गेम का स्टार्ट होता है जो कि स्कूल पे लगभग 2-3 महीने बाद होते हैं स्कूल गेम्स। उसमें इस कैंप की वजह से बच्चे अच्छे प्रैक्टिस में रहते हैं, तो कंटिन्यूटी की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे हर साल नेशनल स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते ही हैं, हर साल का है और हर साल यहाँ के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करते हुए आए हैं। स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरि निःशुल्क तीरंदाजी जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें उपस्थित हुए थे। निश्चित रूप से यह फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य भी बच्चों से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, खेल गतिविधि को उसको अग्रसर करने के लिए लगा हुआ है। इससे राजनांदगांव जिले में खेल भावना में वृद्धि होगी और यहाँ पर बहुत अच्छे जो प्रतिस्पर्धी बालक हैं वो निकलेंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी। मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले से बैरंग लौटे पंचायत सचिव। एक सूत्रीय मांग पर नहीं बनी सहमति। विधायक गुलाब कमरो और यूडी मिंज के साथ पहुंचे थे पंचायत सचिव। रायपुर से बड़ी खबर, पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। पंचायत सचिव मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले से बैरंग लौटे हैं और एक सूत्रीय मांग पर सहमति नहीं बनी है। विधायक गुलाब कमरो और यूडी मिंज के साथ पंचायत सचिव यहां पर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होना है और ऐसे में सियासी दलों के साथ अब प्रमुख समाज भी सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की 32% आबादी वाले आदिवासी समाज ने 29 एसटी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान का क्या होगा असर और कितनी सीटें होंगी प्रभावित और इसे लेकर क्या कहते हैं जिम्मेदार, देखिए रिपोर्ट में। सर्व आदिवासी समाज ने 6 महीना पहले
एक मीटिंग बुलाए थे पूरे प्रदेश की, जिलों के बॉडी को के अध्यक्ष थे और प्रदेश कार्यकारिणी की। उसमें चर्चा हुई और उनसे पूछा गया, खासकर जिले के लोगों से, कि भाई अरे हम सोचते हैं कि उतारना चाहिए विधानसभा इसमें। तो उन लोगों ने अपनी सहमति दी थी और उस आधार पे अभी भी उसमें काम चल रहा है। समाज गंभीर है। छत्तीसगढ़ की 29 एसटी आरक्षित सीटों पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने मिल सकता है। आदिवासी नेता अरविंद नेताम का ऐलान इसके संकेत देता है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज ने पहले ही प्रदेश की 29 एसटी रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। अरविंद नेताम के बयान से साफ है कि आदिवासी समाज न सिर्फ इस फैसले पर अडिग है, बल्कि चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी जुटा है। ऐसे में यह खबर भाजपा और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। वर्तमान में प्रदेश की 29 एसटी सीटों में से 27 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। ऐसे में साफ है कि अगर आदिवासी समाज अपने प्रत्याशी खड़ा करता है तो कांग्रेस के वोटों पर सेंध लगेगी। इतना ही नहीं, भाजपा की संभावनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। यही वजह है सियासी दलों में नेताम के ऐलान को लेकर बेचैनी नजर आ रही है। सब लोग राजनीतिक दल है, जिसकी इच्छा चुनाव लड़ा, मना किसी को थोड़ी कर सकते। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन के आधार पर, अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ती है और लड़ेगी और लड़ती रहेगी। नहीं, देखिए, आदिवासी समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है, जनजाति वर्ग का। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने कि क्या इसका माने प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। सर्व आदिवासी समाज पहले भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी उतार चुका है। तब उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन दोनों दलों को आदिवासी समाज की नाराजगी का सामना जरूर करना पड़ा। ऐसे में साफ है कि अगर 29 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज चुनाव लड़ता है तो जीते या हारे, मगर सियासी दलों के समीकरणों को काफी हद तक प्रभावित जरूर करेगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में भर्तियों की बाढ़ सी आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने जहां 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, वहीं जल संसाधन विभाग, वन विभाग समेत तमाम विभागों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। इस बीच भर्तियों को लेकर सियासत भी उफान पर है। आरक्षण पर आदेश के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने 71 पदों पर भर्तियों का आदेश जारी किया है। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। इसमें 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 व्याख्याता के पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। वन विभाग के सहायक ग्रेड 3 के 19 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। जल संसाधन विभाग ने 352 उप अभियंताओं की नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। ITI के प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य वर्ग 2 के भी नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। इतना ही नहीं, प्राचार्य वर्ग 2 के 43 पद के लिए भी आदेश जारी किया गया है। इन भर्तियों पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस जहां भर्तियों का क्रेडिट लेने में लगी है, वहीं भाजपा इन फैसलों पर तंज भी कस रही है। जाकर के पद निकाल रहे हैं, अब उसकी ऑनलाइन परीक्षा, उसके बाद में उसके अंदर चिन्हित करेंगे, उसका इंटरव्यू, उसके बाद में लिखित परीक्षा, यह सब चीज होने में कितना समय लगेगा। कुल चुनाव के 5 महीने बाकी हैं। ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने तक का काम है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोल दिए हैं। अभी तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती की गई है। अब बिलासपुर उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण में 58% आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद एक संवैधानिक स्थिति बनी थी, जिसके कारण भर्तियां रुक गई थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को
बहाल किया। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की आपात बैठक बुला के तत्काल सारे विभागों में भर्तियां शुरू करने का निर्देश दिया, जिसका परिणाम है कि राज्य लोक सेवा आयोग सहित तमाम विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। चुनावी साल में बम्पर भर्तियों ने जहां विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं कांग्रेस इसे युवाओं की दृष्टि से मास्टर स्ट्रोक मान रही है। ऐसे में सियासत से इतर बम्पर भर्तियों से युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर आस जगी है। साथ ही शासन की विभिन्न पदों में भर्ती से कामकाज में तेजी की उम्मीद भी बढ़ी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे कर्नाटक। आज शाम 5 बजे अंबिकापुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। सीएम कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में करेंगे प्रचार। सीएम भूपेश बघेल 8 मई को रायपुर लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, रायपुर से सीएम भूपेश बघेल आज कर्नाटक जाएंगे। सीएम कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश बघेल 8 मई को रायपुर लौटेंगे। आज शाम 5 बजे अंबिकापुर एयरपोर्ट से सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे और सीएम कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। बता दें कि 8 मई को सीएम भूपेश बघेल वापस रायपुर लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरगुजा की। सरगुजा संभाग के दरिमा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज लैंडिंग की टेस्टिंग हुई। 9 सीटर विमान ने पहली बार टेस्टिंग के लिए अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट पर लैंड किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के 3 मंत्री मौजूद रहे। हालांकि टेस्ट लैंडिंग के बाद कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया, तो वहीं भाजपा तंज कसने से नहीं चूकी। ये नजारा अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का है। मां महामाया एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। यहाँ 9 सीटर विमान लैंडिंग की कवायद उसी दिशा में उठाया गया कदम है। इस दौरान प्रदेश सरकार के 3 मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने लैंडिंग टेस्ट कामयाब होने के बाद जल्द ही DGCA के निरीक्षण और उड़ान भरने के लिए लाइसेंस हासिल होने की उम्मीद जताई है। हवाई जहाज की पहली लैंडिंग हुई है, ये हम सब के लिए बहुत ही उत्साह और खुशी की बात है। बरसों दशकों से इंतजार जिस बात का था, अब लगता है उस दिशा में हम लोग बढ़ गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 9 से 12 के बीच में DGCA की टीम आ सकती है अंतिम अनुमतियां देने के, निरीक्षण करने के लिए। और अंतिम निरीक्षण करने के बाद हो सकता है 1 आध महीने के अंदर परमिशन मिल जाए। हमारे मंत्रीगणों ने भी बेहतर काम किया और ये हवाई सेवा आज प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। और यहाँ जिला प्रशासन के भी, पुलिस प्रशासन के भी और हमारे एविएशन विभाग के लोगों ने भी अच्छा काम किया और आप लोगों ने भी अच्छा काम किया। रोज इनको समाचार पत्रों में, टीवी में दिखा कर सब लोगों को प्रेरित किया कि अच्छा काम करें और हवाई सेवा शुरू हो। सरगुजा के लिए हवाई सेवा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। सरगुजा अंचल के लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा था कि हवाई सेवा शुरू हो और उसमें बहुत समय लग गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा यहाँ के लिए चाहिए उतना पैसा उन्होंने दिया और अधिकारियों ने भी खूब मेहनत किया। उनको लिमिट टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में इसको तैयार करके दिया है। हवाई जहाज लैंडिंग की टेस्टिंग के बाद अब इस मसले पर श्रेय लेने की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसका श्रेय राज्य सरकार को दे रही है, तो वहीं भाजपा इसका श्रेय केंद्र सरकार को दे रही है। ये सब जो है पब्लिक को, जनता को भरमाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अरे भैया, उड़ान योजना भारत सरकार की स्कीम है ना, तो भारत सरकार तो वहां से योजना बनाएगी। भारत सरकार फंडिंग कर रही है, भारत सरकार इसके लिए टेंडरिंग कर रहा है, तो इनको जो करना है वो तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन भारत सरकार कर रही है उसमें भी सोचते हैं कि टोपी लगा दें, टोपी लगा करके हम अपना प्रसिद्धि पाएं। टेस्टिंग फ्लाइट को लेकर एयरपोर्ट पर उतरे पायलट ने यहां के रनवे की जमकर तारीफ की। उन्होंने रनवे को उच्च स्तरीय करार दिया। हालांकि इस एयरपोर्ट से किस प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने की अनुमति हासिल होगी, फिलहाल ये तय नहीं है। फ्लाइंग के पहले रनवे और एयरपोर्ट की फैसिलिटीज को चेक करने के लिए किया गया है। लैंडिंग में हमने पाया कि बहुत खूबसूरत रनवे बना है, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग हुई है
हमें इसकी क्वालिटी के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है। जगदलपुर और बिलासपुर में हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरगुजा को इसका इंतजार रहा है और ऐसे में यहाँ हवाई सेवा का शुरू होना वाकई बड़ी उपलब्धि साबित होगी। INH 24/7 के लिए अंबिकापुर से संतोष कश्यप की रिपोर्ट।